नमस्कार। ईरान और अमेरिका अब मामला नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने ही वाला है। ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, दरअसल इसमें एक तरफ से ईरान बात कर रहा है, अमेरिका से बात करने की कोशिश कर रहा है, बात करने के लिए माहौल बना रहा है। दूसरी तरफ से एक के मुकाबले 2 और 4 देने की तैयारी में लगा हुआ है। अभी तक दोनों ही लोग, दोनों नहीं कहूँगा, ईरान अभी तक रिस्ट्रेन बरत रहा था। मतलब भाई तूने मुझे एक मारा तो मैं तुझे एक मारूंगा, बस ये नहीं कि तूने मुझे एक मारा तो मैं उठा के पटक दूं, कूट काट दूं, हड्डी वड्डी तोड़ दूं, ऐसा नहीं कर रहा था वो। आप मुझ पे एक हमला करते थे, मैं आप पे एक हमला करता था। आप मुझ पे 4 करते थे, मैं 4 करता था, ताकि आपको ये एहसास रहे कि हम पिटने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारा यकीन हिंसा में नहीं है, हमारा यकीन आपको नुकसान पहुंचाने में नहीं है। पर अब ईरान की तरफ से आई है एक बड़ी चेतावनी। ये चेतावनी काफ़ी बड़े स्तर पे दुनिया को हिला सकती है। इसी तर्ज पे अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जो बेजा हैं, और वो हरकतें एस्केलेशन मानी जा रही हैं। यानी ईरान जब जवाब में एक मार देता था, तो इस बार अमेरिका ने थोड़ा ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो अब वो ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब वो थोड़ी घटिया हरकत है। जैसे स्कूल पे बम गिराया था, इस बार अस्पताल पे गिरा दिया है, और कैंसर के मरीज छोटे छोटे बच्चों को इवैक्यूएट कराना पड़ा है। तो अब उसके बाद में ईरान की तरफ से एक फाइनल वार्निंग आ गई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब ईरान ने किस लेवल पे जाके तैयारी की, कौन कौन सी धमकियाँ दी, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं ईरान की तरफ से। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों के झगड़े में अभी शुरुआत में क्या क्या नुकसान अभी हाल में हुआ है, क्या क्या एक दूसरे के साथ इन्होंने किया है। तो जो खबर है उसके हिसाब से अमेरिका का दावा, उसने कई रणनीतिक ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं, और ईरान ने उधर से मिसाइल मारी हैं, ड्रोन हमले किए हैं, और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। उसमें एक शेख ईशा एयरबेस भी है। ईरान ने दावा किया है कि ड्रोन, संचार प्रणाली, राडार और और इसके साथ जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको उसने बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने आरोप लगाया कि शहीद वकाई अस्पताल, देखिए अब अमेरिका कह रहा है कि मैंने स्ट्रेटजिक निशानों पे किया है, लेकिन पता चल रहा है कि शहीद वकाई अस्पताल है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया तो 211 बच्चे थे, 211 छोटे छोटे बच्चे, कैंसर पेशेंट, उनको फिर वहाँ से किसी तरह से हटाना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। यानी सीधी सी बात यह है, कल रात को अमेरिका ने फिर हमला किया है, और ये स्ट्रेटजिक ठिकानों की जो बात हो रही है, ये बेसिकली उसने घुस के ईरान के अंदर कुछ और गहराई पे हमले किए हैं। कुछ हमले उसने तेहरान के आसपास भी किए, जो उनकी राजधानी है, और उसका कहना यह है कि हमने उन हमलों के जवाब में किए हैं जो ईरान ने किए थे। मतलब अब ये सिलसिला, पहले हमला इन्होंने किया, उसने उसके जवाब में किया, तो अगर आप गिनते जाइए तो ये किसके जवाब में कर सकते हैं। इन्होंने तो पहल की थी। आखिर में देखा जाए तो जब अमेरिका रुक जाएगा तभी दोनों बराबर बराबर होंगे, अगर यही है तो। लेकिन खैर, स्थिति यह है कि अब मामला बढ़ गया है आगे। मामला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है धमकी देनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि पावर पॉइंट, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पे हम ले सकते हैं, और इसके जवाब में जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है खातम अल अनविया का, उसने चेतावनी दी है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो उसको महत्वपूर्ण निशानों को निशाना बनाया जाएगा। अब ये कुल मिला के मैं इस को रख देता हूँ एक तरफ, जो बना हुआ मैंने लिस्ट बनाई है, मैं अपनी तरह से आपको समझाता हूँ। ये उलझा हो जाता है मामला, थोड़ा सा नाम वाम आ जाते हैं तो मुझे बहुत खुन्नस होती है, क्योंकि सामने वाले, आप क्या नाम याद करके कर लोगे भैया, कौन सी सेंट्रल कमांड है। खैर, अब हुआ ये है
कि ईरान ने ये कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तुम्हारा अस्पताल, बिजली बिजली ये सब जो है वो तोड़, उस पर नुकसान पहुंचाएं। ईरान ने कहा अब नहीं भाई साहब, बहुत हो गया। अब अगर आपने हमला किया तो जवाब ज़्यादा पावर के साथ दिया जाएगा। और ज़्यादा पावर के साथ जवाब देने का मतलब क्या है? ईरान का कहना है ज़्यादा पावर के साथ जवाब देने का मतलब ये है कि हम तुम्हारे सारे दोस्तों के यहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डों के मुकाबले भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये है कि आप सीधा सा ईरान को एक फार्मूला पता है कि एक तो ये जो 6-7 चंगू मंगू हैं, इनको अगर टाइट रखोगे तो एक ये रहेगा कि अमेरिका अकेले ही लड़ रहा होगा आपसे, फिर यूएई हिम्मत नहीं करेगा, सऊदी हिम्मत नहीं करेगा कि भैया मैं लड़ने पहुंच जाऊं, पता चला मेरा भी नुकसान हो जाए, है ना, कि भैया ठीक है ईरान के अड्डों से पड़ रहा है ईरान पे, तो ये सब शांति से बैठ रहते हैं। दूसरा, इनको ये पता भी कर दिया, उसने एहसास करा दिया शुरू में ही कि भैया ईरान है, समझ लेना, अगर आओगे बीच में तो खाओगे। तो वो कह रहा ठीक है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन अब जैसे ही ईरान ये धमकी देता है तो सऊदी अरब को आने लगता है याद कि भाई हमारे यहाँ तो इन्होंने जो है वो फलां हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया था। यही को आने लगता है हमारे यहाँ तो जो अमेरिकी कंपनियों के हेडक्वार्टर उड़ाने शुरू कर दिए थे, मेरा एयरपोर्ट ही तबाह कर दिया था। ना 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 ना, अभी भी आपको पता है ज़्यादातर मिडल ईस्ट के देशों के ऊपर से अभी एयर स्पेस बंद है कि भैया यहाँ से हवाइयाँ, बहुत कम हवाई जहाज उड़ रहे हैं। लोग अपना हवाई जहाज लेके खुद ही नहीं जा रहे हैं, वहाँ सेवा ही नहीं चला रहे हैं, कौन झंझट में पड़े। कम जा रहे हैं लेकिन कम जा रहे हैं। तो इस धमकी का मतलब ये है कि ये सारे देश अब ट्रम्प से कहेंगे देखो दादा, तुम्हारे चक्कर में हम भी पीटेंगे, हम अभी आ रहा है वो थानेदार पीटने के लिए, और चाय के अड्डे में तुम्हारे साथ बैठ के हम चाय पी रहे हैं, वो 2 थप्पड़ तुमको लगाएगा, 4 हमको भी लगाएगा। तो प्लीज़ यार तुम झगड़े मत करो यार, पंगे मत लो, इस टाइप का मामला चल रहा है कुल मिला के। तो अभी क्या है कि ईरान ने इसके जवाब में तैयारियां भी की हैं, और उसने कहा है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से बंदरगाह, कौन से सैन्य ठिकाने और कौन कौन सी जगह हैं जहां से मैं तुम्हारी दुनिया हिला सकता हूं, इसलिए मुझसे पंगा नहीं। मेरे सिविलियन ठिकानों पे मारा तो मैं तुम्हारे सिविलियन ठिकानों पे मारूंगा। इसके अलावा उसने एक काम और किया है, और वो काम ये किया है कि उसने जो हूती है, हूती को ये कह दिया है कि अगर ये हमारे बिजली घर पे, हमारे किसी भी ठिकाने पे, सिविलियन ठिकाने पे, पानी के प्लांट पे या कहीं पे भी हमला करते हैं तो तुम भी उधर से शुरू हो जाना। किधर से शुरू हो जाना? मैंने आपको बताया था कि हूती का पकड़ कहाँ पे है। बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब का मतलब क्या होता है? बाब मतलब द्वार, अल मंदेब मतलब आंसुओं का द्वार, ऐसी जगह जो आंसू निकाल दे। और ये जगह हमेशा से जो समुद्र में चलने वाले लोग हैं उनके आंसू निकालती रही है। पुराने किसी ज़माने में यहाँ की यात्रा काफ़ी दुरूह होती थी। बाद के समय में आपको याद होगा कि वो सोमालियाई पायरेट्स और दूसरे लोग इस इलाके में बहुत सक्रिय रहते थे, वही वाला इलाका है। और इसी इलाके से हर समय पे अब आजकल वहाँ पर जमा हुआ है हूती। तो इस जगह से ये भी एक तरह का हरमुज डब्लू मध्य, मैंने आपको बताया था। ऐसे समझिए ये चौकोर धरती है, जिस धरती को 3 तरफ से घेरा हुआ होता है वो पेनिनसुला कहलाता है, यानी प्रायद्वीप। तो ये जो प्रायद्वीप है, ये गल्फ वाला, इसके एक तरफ तो है ईरान की फारस की खाड़ी, और इधर जो आपका हारमुज जल डमरू मध्य, उसके बाद ओमान की खाड़ी, उसके बाद अरब सागर, फिर नीचे अरब सागर है। फिर दूसरी तरफ से जो रास्ता है वहाँ से घुसेंगे तो बावल मंदेब आया, उसके बाद में लाल सागर आता है, और उस लाल सागर से आप आगे जाते जाएंगे तो ये सीधे सीधे पहुँचा देगा स्वेज नहर होते हुए, आपको एकदम इजराइल के बगल से निकाल देगा आपको। तो इजराइल की तरफ से और भूमध्य सागर से जो भी, तो भूमध्य सागर जो है वहाँ से ये ट्रैफिक आगे तक आता है, यानी यूरोप से एशिया आने का ये सबसे छोटा रास्ता है। क्योंकि जो इधर वाला है ये तो आगे जाके बंद हो गया, फारस की गाड़ी ख़त्म। फारस की गाड़ी 3 तरफ से घिरी हुई है ज़मीन से।
जो समुद्र ज़मीन से 3 तरफ से घिरा होता है उसको खाड़ी कहा जाता है। तो इधर जो हिस्सा है बावल मंदेव वाला, यानी ये जो चौकोर ज़मीन है, इस प्रायद्वीप के इधर वाला तो कांड चल ही रहा है, और दूसरा वाला जो मामला है वो मैंने आपको नक्शा बना के बता चुका हूँ कि ये जगह जो है, ये जगह हूती के कंट्रोल वाले इलाके में है, क्योंकि इसके दाहिनी तरफ, इधर वाली जगह के दाहिनी तरफ पड़ता है यमन, जो 60% यमन पे और यमन की राजधानी पे हूतियों का राज चलता है। हूती एक सेना है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वगैरह वगैरह। उनके पास बाकायदा मिसाइलें हैं, उनके पास बाकायदा ड्रोन है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, और उनके पास बारूदी सुरंगें भी हैं। हूती को कह दिया है ईरान ने, अगर ये हमारे सिविलियन ठिकानों पे हमला करते हैं तो तुम वहाँ से रेड सी से निकलने वाले इनके जहाज़ों पे मिसाइल मारना शुरू कर देना। अब जो जहाज़ वहाँ से आ रहा है स्वेज नहर से, उसके लिए वापस मुड़ना आसान नहीं होता है जहाज़ को। एक बार आपको याद होगा बीच में तना हुआ था, मुड़ने के चक्कर में जहाज़ आड़ा फंस गया स्वेज नहर में, ट्रैफिक ही रुक गया कई दिनों तक। और जहाज़ बहुत बड़ा और भारी होता है, उसको मोड़ना भी आसान नहीं होता है, और उसको क्लियर कराना रास्ते को भी आसान नहीं होता है। बहरहाल, तो पहले ही यहाँ पर इज़राइल के जो जहाज़ आते हैं वो अपना झंडा बदल के और रेडियो बंद करके आते हैं ताकि किसी को पता ना लग जाए हम निकल रहे हैं, क्योंकि हूती ने ऐलान किया हो यहाँ से इजरायली जहाज़ नहीं निकलना चाहिए और अमेरिकी जहाज़ नहीं निकलना चाहिए। अब अगर ये दोनों रास्ते बंद हो गए तो ये जो तेल का संकट है कई गुना हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है कि किस तरह से ये प्रभाव डालने वाला। पिछली बार मैंने बहुत डिटेल से बनाया, 10-15 दिन, महीना भर ज़्यादा पुरानी बात होगी, मैं लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लगा देता हूँ। तो ये जो रास्ता है ये अब कब्जे में आ गया है। अब इस रास्ते पे हूती को सक्रिय कर देने के बाद अब हूती को कैसे आदेश मिलेगा? वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके एक एडवाइज़र हैं, वो हूती वालों को बता देते हैं हाँ भाई अब शुरू हो जाओ। यानी एक वहाँ पे लोकल आदमी है जो ईरान के हिसाब से हूती के साथ संपर्क में रहता है और कोऑर्डिनेट करता रहता है। इसके तुरंत बाद में जब ये धमकी आती है तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि यार अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा, तो अब गरम दल की जगह नरम दल आगे बढ़ो। दरअसल है क्या, ईरान में गरम दल अलग है और नरम दल अलग है। जो IRGC है वो गरम दल है, वो एक अलग से एक एडवाइजरी है और उस तरह से वहाँ से ऊपर से वो आदेश लेता है। दूसरा नरम दल है जो डिप्लोमेसी वगैरह कर रहा है, वो संसद वाला रास्ता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट वाला। संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ। गालिबाफ का कहना यह है कि गालिबाफ, जब बातचीत की बात होती है तो विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, संसद के स्पीकर वगैरह बातचीत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब बात होती है लड़ाई झगड़े वाली तो IRGC आगे चलता है। IRGC एक तरह का वहाँ का BSF है, सेना नहीं है वहाँ की, वो वहाँ का पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन बहुत पावरफुल है, सेना से भी ज़्यादा पावरफुल। तो जब युद्ध की बात आती है तो IRGC आगे बढ़ता है। तो ये सारे काम जो अमेरिका को फोड़ना है, तोड़ना है, इनके अड्डे उड़ा देना, इनको तबाह करना, ये काम IRGC करवा रहा है। ठीक है साहब। दूसरी तरफ से एक और फोर्स है, एक और ताकत है, वो है शांति वाली। तो जो शांति वाली ताकत है उसमें आपने नाम सुना होगा बार बार, अरागची है, गालिबाफ हैं, ये लोग बातचीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि बातचीत करना अमेरिका से कायराना नहीं है, बल्कि बातचीत करना अलग है, वो उतना ही बहादुरी का काम है जितना कि बहादुरी का लड़ाई लड़ना है। हम लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे, लेकिन बातचीत पे भी हम शामिल हैं। यानी एक संकेत बातचीत का स्पीकर की तरफ से गया। दूसरा संकेत था अरागची गए, कतर में जाके दोहा में मिल के आए हैं। दोहा और कतर वो जगह है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यानी दोहा आजकल मध्यस्थ बना हुआ है पाकिस्तान से भी ज़्यादा जाके, और वहाँ पर कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ में संवादों का आदान प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक संदेश आया ट्रंप की तरफ से, जिस पे बातचीत करने के लिए अरागची गए थे, वरना उनके प्रतिनिधि ही बात कर लेते। अब इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक संदेश दिया, संकेत दिया। एक महिला थी जो अमेरिकन महिला थी
और वो ईरान में फंसी हुई थी। उसको गिरफ्तार कर लिया गया था जासूसी के आरोप में। फिर बाद में उसकी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उसको वहाँ रोक लिया गया था। अमेरिका का कहना था इन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया था, वहाँ इलाज चल रहा था। अब वो ठीक हो गई तो उसको ईरान ने छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उस महिला को छोड़ने को लेके एक ट्वीट किया, या जो अपना वहाँ ट्रुथ पे लिखते हैं वो सोशल पे, और ये किया कि उस महिला को छोड़ दिया। तो ईरान जो है अच्छे संकेत दे रहा है। मतलब की बात यह है कि इधर से अच्छे संकेतों वाली बातचीत भी चल रही है, यानी यहाँ पे शांति की दिशा में भी काम चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि अब जो सिचुएशन है, कल मैंने जैसे कहा था कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बढ़ता हुआ दिख रहा है वाले कार्यक्रम चल रहे हैं। इस युद्ध में अगर मुकाबला हुआ तो हम लड़ेंगे वाली तैयारी दिख रही है। एक तस्वीर ईरान ने बड़ी चतुराई से जारी की है। IRGC के पूर्व प्रमुख की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें वो उनके हथियारों का जो जखीरा है, मिसाइल सिटी, उसका दौरा कर रहे हैं। और इस बहाने उन्होंने कहा है कि देख लो हमारे हथियार पंगा लेने से पहले। और उसमें कोई शक नहीं, ईरान के पास अमेरिका से 10-12 गुना ज़्यादा हथियार इस वक्त हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अब युद्ध और डिप्लोमेसी साथ साथ चल रही है। तो इस युद्ध और डिप्लोमेसी साथ साथ चलने के दौर के बीच में हम सब का भविष्य अटका हुआ है कि अगर रेड सी भी बंद हो गया तो जहाज़ों की आवाजाही में 1500 से 2000 किलोमीटर जुड़ जाएंगे, ऐसा आपको पता है। क्योंकि जहां ये चौकोर के इस तरफ वाला बंद हुआ, फिर बहुत घूम के अफ्रीका का चक्कर लगा के जहाज़ जाएंगे यूरोप और वहां से आएंगे। तो एशिया का यूरोप से जो संपर्क है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके बाद में बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो वो सिचुएशन है, और उसमें एशिया में हम भी आते हैं, हमसे भी आगे चीन वीन तक जितने लोग हैं, वो सारे लोगों को ये दिक्कत होने वाली है, यहाँ तक कि जापान को भी। तो इसलिए ये 3 तरफा दबाव पूरी दुनिया पे ईरान ने दे दिया। एक दबाव इनके दोस्तों को दे दिया, दूसरा ये कहा कि लाल सागर बंद होगा तो बेटा देख लेना, चीन भी हो, चाहे वियतनाम हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो भाई, अब वहाँ से यूरोप से जो आपका कारोबार है वो मुश्किल होने जा रहा है। रेड सी से जाओगे तो बहुत जोखिम होने वाला है, तो शिपिंग महंगी लगेगी। मतलब हर तरफ से हर चीज़ का व्यापार पे बुरा असर पड़ने वाला है। और इसलिए अब इन लोगों को कहा गया है कि अमेरिका को समझाओ। अब सब लोग अमेरिका को जिसकी जितनी चलती है समझाएंगे, ईरान से पंगा मत लो। इस तरह से ईरान पूरी दुनिया की चुटिया अपने हाथ में लिए हुए है। उम्मीद करता हूँ कि सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी और आगे की दिशा भी दिखाई दे रही होगी कि जो आने वाला समय है उसमें एक हाथ में फूल होगा और दूसरे हाथ में थप्पड़ होगा। चाहो तो दोस्ती कर लो, वरना पिटाई पड़ेगी। ईरान अब इस रास्ते पर चल रहा है और मुझे लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी सी जो एकदम लड़ाई की दिशा में जा रही थी वो हल्की सी इस तरफ आई हैं, लेकिन हल्की सी आई हैं। नमस्कार, जय हिंद।